नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि की, यानी इंडियन एग्रीकल्चर की। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की लगभग आधी आबादी, मतलब करीब करीब 50% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे खेती पर निर्भर हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की, हमारे और आपकी कहानी है। तो इस विश्लेषण में हम सिर्फ तथ्य नहीं जानेंगे, बल्कि हम इन तथ्यों को जिएंगे। हम समझेंगे कि क्यों खेती को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, खेती के अलग अलग तरीके कौन से हैं और कैसे हमारे खेत देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपनी इस पूरी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम भारत, कृषि और हमारे बीच के रिश्ते को समझेंगे। सेक्शन 2 में देखेंगे कि खेती करने के तरीके क्या क्या है। फिर सेक्शन 3 में हम किसान के कैलेंडर को देखेंगे, यानी कौन सी फसल कब उगती है। सेक्शन 4 में भारत की मुख्य फसलों की बात होगी और आखिर में सेक्शन 5 में हम खेत और फैक्ट्री के बीच के कनेक्शन को जोड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, भारत, कृषि और हम। आखिर ये खेती हमारे देश के लिए, हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? आइए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल हम सबने कभी ना कभी सुनाई है कि खेती को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन क्यों कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ ये कि यहाँ बहुत सारे किसान हैं? नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि हमारे देश का पूरा आर्थिक और सामाजिक ढांचा खेती पर ही टिका हुआ है। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 50%, यानी भारत में हर 2 में से 1 इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली खेती से ही जुड़ा है। अब इसमें वो किसान भी है जो खेत में काम कर रहा है, वो व्यापारी भी जो मंडी में फसल बेच रहा है, और वो वर्कर भी जो ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि कृषि हमारे देश के ताने बाने में कितनी गहराई तक समाई हुई है। तो भारतीय कृषि असल में 3 बहुत मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला, रोजगार, ये करोड़ों लोगों को काम देती है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी, ये सुनिश्चित करती है कि 140 करोड़ लोगों को खाना मिले। और तीसरा, इंडस्ट्रियल इनपुट, यानी ये फैक्ट्रियों को कच्चा माल देती है। अब जरा सोच कर देखिए, ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अगर फसलें खराब हुईं तो सिर्फ खाने की कमी नहीं होगी, बल्कि चीनी मिल से लेकर कपड़ा मिल तक सब ठप पड़ जाएगा और लाखों लोगों का रोजगार भी चला जाएगा। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका हर कोना दूसरे से जुड़ा है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि खेती इतनी जरूरी क्यों है, तो चलिए अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि खेती की कैसे जाती है। भारत में खेती कोई नई बात नहीं है। ये तो हजारों सालों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने से होती आ रही है। लेकिन जाहिर है, तब के हल और बैल से लेकर आज के ट्रैक्टर और ड्रोन तक तरीकों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। चलिए देखते हैं आज के भारत में खेती के मुख्य तरीके कौन-कौन से हैं। मोटे तौर पे हम खेती को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं बहुत आसान। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली कैटेगरी है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा है। प्रिमिटिव यानी पुराने पारंपरिक तरीके, और सब्सिस्टेंस यानी सिर्फ गुजारा करने के लिए। तो सोचिए, एक किसान है जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। वो अपने परिवार के साथ मिलकर कुदाल और खुरपी जैसे पुराने औजारों से खेती करता है। वो पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है। उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बस इतना उगाना है कि उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। बस यही है खेती का सबसे पुराना और सरल रूप। इसका एक क्लासिक उदाहरण है स्लैश एंड बर्न खेती, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ पौधों को जला देते हैं और उसकी राख मिट्टी में खाद का काम करती है। फिर वो उस पर कुछ साल खेती करते हैं। जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ताकि वो जमीन फिर से नेचुरली हरी भरी हो सके। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है, लेकिन आज के समय में ये जंगलों की कटाई का एक बड़ा कारण भी बन गई है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये उन इलाकों में होती है जहां जमीन कम और आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ भी मकसद परिवार का पेट पालना ही है, लेकिन जमीन पर आबादी का इंटेंस प्रेशर है।
इसी प्रेशर की वजह से किसान अपनी छोटी सी जमीन से ज्यादा पैदावार निकालने के लिए बहुत मेहनत करता है, ढेर सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल करता है। यहाँ इंटेंसिव शब्द का मतलब ही है जमीन के हर इंच पर दबाव डालकर उससे ज्यादा लेना। इस इंटेंस प्रेशर का एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है विरासत का अधिकार। सोचिए, एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और उसके 4 बच्चे हैं, तो अगली पीढ़ी में हर बच्चे के हिस्से में सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन आएगी। फिर उनके बच्चों में ये और भी छोटी हो जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी खेत का साइज छोटा होता जाता है और उसी छोटे से खेत पर पूरे परिवार को पालने का दबाव बढ़ता जाता है। तो दोनों में फर्क साफ है। एक तरफ है प्रिमिटिव फार्मिंग, जो प्रकृति पर निर्भर है, पारंपरिक है और उसका लक्ष्य सिर्फ गुजारा है। वहीं दूसरी तरफ है इंटेंसिव फार्मिंग, जहां छोटी जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव है, मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल होता है और लक्ष्य है उसी छोटी जमीन से अधिकतम पैदावार निकालना। एक में निर्भरता है तो दूसरे में दबाव। और अब आती है तीसरी कैटेगरी, जहां पूरा खेल ही बदल जाता है, कमर्शियल फार्मिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ मकसद पेट भरना नहीं बल्कि पैसा कमाना है, कॉमर्स करना है। इसमें बड़े बड़े खेतों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीज और मशीनों का इस्तेमाल करके वो फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें बाजार में बेचा जा सके, जैसे कपास जिससे कपड़ा बनता है या गन्ना जिससे चीनी बनती है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, किसान का कैलेंडर। खेती का अपना एक पूरा कैलेंडर होता है, बिल्कुल हमारे स्कूल या कॉलेज के एकेडमिक साल की तरह, और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए कितना आसान है। जून से अक्टूबर का मौसम है खरीफ, ये हो गया हमारा पहला सेमेस्टर। फिर अक्टूबर से अप्रैल तक आता है रबी का मौसम, जो फाइनल एग्जाम की तरह लंबा और बहुत जरूरी होता है। और इन दोनों के बीच में जो छोटी सी गर्मी की छुट्टियां मिलती है वो है जायद का मौसम, खरीफ, रबी और जायद। तो पहला सेमेस्टर है खरीफ यानी मॉनसून की फसल। जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती है, जून जुलाई में इन फसलों को बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाता है। हम जो चावल खाते हैं वो एक क्लासिक खरीफ फसल है। यहाँ तक कि हम जो कॉटन की टी-शर्ट पहनते हैं उसका कपास भी खरीफ में ही उगता है। अब आते हैं फाइनल एग्जाम पर यानी रबी पर। ये है सर्दियों की फसल। इन्हें अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में अप्रैल से जून तक काटा जाता है। अच्छा, फिल्मों में वो जो पीले पीले सरसों के खेत दिखाते हैं ना, जहाँ गाने शूट होते हैं, वो रबी की ही देन है। और हमारी रोटी जिस गेहूं से बनती है वो भी भारत की सबसे जरूरी रबी फसल है। और आखिर में आती है हमारी समर वेकेशन वाली फसल, जायद। ये रबी और खरीफ के बीच का एक छोटा सा मौसम है। इस मौसम में वो सारी चीजें उगती हैं जो हमें गर्मी में ताजगी देती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा। तो अगली बार जब आप गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज खाएं तो याद रखिएगा ये जायद की फसल है। तो हमने फार्मिंग के टाइप्स और सीजन्स तो समझ लिए। अब सवाल ये है कि इन सीजन्स में उगाया क्या जाता है। तो चलिए अपने 4th सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि भारत की मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं। ये वो फसलें हैं जो हमारी थाली में भी सजती हैं और हमारी इकोनॉमी को भी चलाती हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं एक आम हिंदुस्तानी थाली पर। उत्तर भारत में गेहूं की रोटी है तो दक्षिण भारत में चावल। ये दोनों हमारे देश के सबसे ज़रूरी अनाज हैं। इनके अलावा हैं मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, जिन्हें आजकल सुपर फूड्स भी कहा जा रहा है क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। मक्का, जो इंसानों के खाने और पशुओं के चारे दोनों के काम आता है। और दालें, जो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स हैं। और दालों की बात चली है तो ये फैक्ट काफ़ी दिलचस्प है कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। ये दिखाता है कि दालें हमारे फूड कल्चर का कितना अहम हिस्सा हैं। देश की एक बहुत बड़ी शाकाहारी आबादी के लिए प्रोटीन का सबसे मुख्य जरिया दाल ही है। दाल चावल या दाल रोटी सिर्फ एक डिश नहीं, एक इमोशन है। पर थाली में सिर्फ अनाज और दाल ही तो नहीं होते। हमारे खेत और भी बहुत कुछ उगाते हैं। गन्ना हमें चीनी और गुड़ की मिठास देता है। सरसों, मूंगफली जैसे तिलहन हमें खाना पकाने के लिए तेल देते हैं। चाय और कॉफ़ी जैसी फसलें हमारी सुबह की शुरुआत करती हैं और देश के लिए बहुत ज़रूरी विदेशी मुद्रा भी कमाती हैं। और हाँ, हम फलों और सब्जियों की अनगिनत वैरायटी को तो भूल ही नहीं सकते।
तो हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, खेत से इंडस्ट्री तक। अच्छा, एक बात सोचिए, आप जो कॉटन की टी शर्ट पहनते हैं और जो सुबह चाय पीते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि दोनों की शुरुआत एक खेत से होती है। आइए खेती और इंडस्ट्री के इसी गहरे रिश्ते को समझते हैं। इस कनेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्लांटेशन फार्मिंग, यानी बागानी कृषि। इसे आप एक बहुत बड़ी ओपन एयर फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी या रबर, और इसका पूरा का पूरा आउटपुट सीधा प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री में जाता है। ये खेती और उद्योग के बीच एक सीधा पुल है। अच्छा, एक सवाल है, क्या आप कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के नाम सोच सकते हैं जो अपने कच्चे माल के लिए पूरी तरह से 100% खेती पर निर्भर है? जरा सोचिए। बिल्कुल, ये लिस्ट काफी लंबी है। चीनी इंडस्ट्री बिना गन्ने के नहीं चल सकती, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिना कपास के नहीं चल सकती, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फलों और सब्जियों पर चलती है। ये तो हुई देश की बात। इसके अलावा चाय, कॉफी, मसाले, ये सब दुनिया भर में भारत की पहचान है और हमारे बड़े एक्सपोर्ट्स में से हैं। तो खेत सिर्फ हमारा पेट नहीं भरते, बल्कि देश के आर्थिक इंजन में ईंधन भी डालते हैं। तो हमने ये सफर तय कर लिया, खेती के पुराने तरीकों से लेकर देश की मॉडर्न अर्थव्यवस्था तक। पर आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। भारत की ये हजारों साल पुरानी खेती आज की बढ़ती आबादी, बदलते मौसम और नई टेक्नोलॉजी के दौर में देश के आधुनिक भविष्य का पेट कैसे भरेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खेती के भविष्य, उसकी चुनौतियों और उसके अवसरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।